हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सर्जी क्लासेस। और मैं हूं डॉक्टर शिवम मिश्रा और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि एकेटी उत्तर प्रदेश में चलने वाला बीटेक फर्स्ट ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। एक लेक्चर मैंने इसके ऊपर बनाया था लेमिस थ्योरम के ऊपर, जहां पर मैंने कुछ लेमिस थ्योरम के कॉन्सेप्ट, उसका स्टेटमेंट और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। एक मैं दोबारा से एक अच्छे लेक्चर्स के साथ आया हूँ, जो कि लेमिस थ्योरम के ऊपर, ये लेक्चर नंबर 2, जहाँ पर मैं कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स को डिस्कशन करूँगा। तो आई गेस कि आप अपने प्रीवियस लेक्चर को देखा हो। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए और आप वहाँ से उसके लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। ठीक है, सो आई विल गो थ्रू सम गुड न्यूमेरिकल्स इन दिस लेक्चर एज वेल। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ आपके लिए। रोलर ऑफ रेडियस 300 mm एंड वेट 200 न्यूटन इज टू बी पुल्ड ओवर ए कर्ब ऑफ हाइट 150 mm बाई एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स F अप्लाइड बाई ए स्ट्रिंग रोल्ड अराउंड अ रोलर। तो एक रोलर, यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक रोलर है जिसकी रेडियस गिवन है 300 mm एंड वेट उसका गिवन है 2000 न्यूटन। और इस रोलर को एक कर्व के ऊपर से, कर्व इज अ फॉर्म ऑफ ऑब्स्टिकल, एक ऑब्स्टिकल है जिसके ऊपर, जिसकी हाइट गिवन है 150 mm, उसके ऊपर से उस रोलर को एक फोर्स लगा करके उसके ऊपर से रोल ओवर करना है। और वो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? एक स्ट्रिंग है जो कि रोलर के अराउंड पे ही रैप्ड है, उसके ही सरकमफरेंस पे रैप्ड है। So what we need to find out is that find the magnitude of the force F that starts the roller move over the curve। तो हमें उस फोर्स F की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि उस रोलर के ऊपर लगाने से रोलर को उस कर्व के ऊपर से रोल ओवर कर देगा। दूसरी कंडीशन इसमें गिवन है दैट फाइंड आउट द लीस्ट फोर्स और पुल F थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील टू जस्ट टर्न द रोलर। तो दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि आपको वो फोर्स F की वैल्यू बतानी है कि अगर उस फोर्स को सेंटर पे लगाया जाए, रोलर के सेंटर से अप्लाई किया जाए और वो रोलर को उस कर्व के ऊपर या व्हील को टर्न कर दे, उस रोलर को ये टर्न कर दे। तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। तो बड़ा अच्छा ही, बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, अपने बेसिक तरीके से ही चलेंगे, जहाँ पे हम सोल्यूशन को कैलकुलेट करने के पहले वी गो थ्रू, वी फर्स्टली वी नीड टू राइट डाउन द डेटाज गिवन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो डेटा अपने पास गिवन है, दैट रेडियस ऑफ द रोलर इज गिवन एज 300 mm। 300 mm इज द रेडियस ऑफ द रोलर। वेट ऑफ द रोलर W इज गिवन एज 2000 न्यूटन। 2000 न्यूटन। हो सकता है कि आपको कभी वेट की वैल्यू ना भी गिवन हो, आपको केवल कंडीशन पुटअप करने के लिए बोला जाए या उस F फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए। सो आप कॉन्सेप्चुअली उसके थ्रू जाएं, जो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। कर्व की वैल्यू गिवन है, कर्व की हाइट आपको गिवन है 150 mm। हाइट ऑफ द कर्व H इज गिवन एज 150 mm। 150 mm। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। एक रोलर गिवन है आपको, एक रोलर गिवन है, एक कर्व की हाइट गिवन है जिसके अगेंस्ट में रोलर रेस्ट कर रहा है। आपको फोर्स F की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि रेडियस ऑफ द रोलर की अगर मैं बात करूं, एंड दिस इज पॉइंट B। सो ये आपको OB की वैल्यू, OB वैल्यू इज गिवन एज, OB वैल्यू इज गिवन एज, OB इज द रेडियस ऑफ द रोलर विच इज गिवन एज 300 mm। वाइल आपको पता है कि कर्व की हाइट गिवन है 150 mm, सो दिस हाइट इज 150 mm। फर्दर अगर मैं देखूं तो ये अगर पॉइंट C हो तो इस पॉइंट C की भी, जो ये C भी रेडियस ऑफ द रोलर ही है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस टोटल वैल्यू इज 300 mm while this value is 150 mm, so this remaining value will also be 150 mm। so we can directly see that जो हमारे पास ये स्पेस बच रहा है, जो स्पेस बच जा रहा है O से C, और लेट से अगर ये कोई पॉइंट D हो, सो OD वैल्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू 300 mm विच इज़ द रेडियस ऑफ द रोलर माइनस 150 mm विच इज़ हाइट ऑफ द कर्व। सो रिमेनिंग वैल्यू विल बी 150 mm इटसेल्फ। सो आपको उसकी वैल्यू गिवन है 150 mm। अच्छा, अब अगली चीज़ हमें यहाँ पे ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब रोलर को इस कर्व के ऊपर से रोल ओवर किया जाएगा, जब आप एक F फोर्स को लगा करके इसके ऊपर से इसे रोल ओवर करते हो, सो इट मीन्स कि यहाँ पे आपने एक F फोर्स लगा दिया और आप इसे रोल ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन दैट केस, जब आप ऐसा करेंगे, इन दैट केस यू विल लूज द कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर।
तो जब रोलर रोल ओवर करने की कंडीशन में होगा उस समय कांटेक्ट आप फ्लोर से लूज़ कर देंगे। और जो मैंने पॉइंट यहाँ पे आपको सी दिखा रखा था, जैसे इस पॉइंट सी से कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। फिर से आप सुनिएगा, जब रोलर आपका रोल ओवर करने वाला है तो आपको फ्लोर से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, फ्लोर से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। आप केवल कर्व के अगेंस्ट में हो। कर्व की हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है 150 mm की, दिस हाइट इज 150 mm। अब आप ये पॉइंट पे कांटेक्ट बन रहा था आपका, बट जैसे ही आप रोल ओवर करोगे यू विल नॉट फाइंड एनी ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम दिस बॉटम साइड, या फिर आप इस बेस से आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। इस बेस से यू विल नॉट फाइंड एनी रिएक्शन। सो अब आपको यही चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है समझने वाली, कि जब एक एफ फोर्स किसी एक दूसरे पॉइंट से लगा हो जो कि सेंटर से ना पास ऑन कर रहा हो, उस केस में और आप उसे टर्न ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं या रोल ओवर करने की कोशिश कर रहे हो रोलर को, इन दैट केस यू विल नॉट फाइंड एनी रिएक्शन फ्रॉम द बेस इटसेल्फ। आपको फ्लोर से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, तो अब सिंस हम लैमिस थ्योरम के ही एप्लीकेशन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे 3 फोर्सेस को दिखाने होंगे, और उसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है तीनों ही फोर्सेस कॉन्करेंट होने चाहिए, एक सिंगल पॉइंट से पास ऑन करने चाहिए। तो पहली रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन जो मुझे मिलेगी, लेट्स से कि मैंने इसे किसी एक पॉइंट के नेम से दिखा दूँ, मैं इसे ए से दिखा देता हूँ। लेट्स दिस पॉइंट इज A1 ए। तो यहाँ से मेरी जो रिएक्शन पास ऑन करेगी, इट शुड ऑल्सो पास थ्रू द सेम पॉइंट। इस पॉइंट बी से ही पास ऑन करनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे एक रिएक्शन मिलेगी विच मस्ट पास थ्रू दिस वन। सो लेट अस शो दिस बाय RA। दिस इज माई रिएक्शन RA। तीसरा मेरा ये सेंटर बनता है O। मुझे एक सेल्फ वेट मिलेगा, सेल्फ वेट, जो कि सेल्फ वेट पास करता है उसके सेंटर से। सो वो सेंटर से पास करेगा, ये इसका सेल्फ वेट हो जाता है। लेट अस डिनोट दिस बाय W। अब मुझे एक चीज़ पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट 3 फोर्सेस के साथ ही इक्विलिब्रियम में हो, अगर केवल 3 ही फोर्सेस के एक्शन के अंडर हो, तो दे ऑल शुड मस्ट पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, जो कि इन फोर्सेस को कॉन्करेंट बनाता है। सो दिस इज अनदर फोर्स विच इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट B। तो ये एक कॉन्करेंसी की कंडीशन आ जाती है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल क्लियरली आपको विजिबल है। अब ये मुझे देखना जरूरी हो जाएगा कि अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम जब भी हम बनाते हैं तो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। सो लेट्स ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सेम डायग्राम। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज माई रोलर विच हैज़ अ पर्टिकुलर रेडियस 150 mm आपको गिवन है, ऑलरेडी आपको पता है। एक रिएक्शन मैंने आपको यहाँ से दिखाई थी पॉइंट A से। ये वो पॉइंट था एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जहाँ से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F एक्ट कर रहा है, उसे मैं शो कर देता हूँ। F फोर्स एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा। तीसरा एक उसका सेल्फ वेट मैंने आपको दिखाया, जो कि सेंटर पॉइंट O से पास ऑन कर रहा है, उसे भी मैं वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा देता हूँ W। ये 3 फोर्सेस हैं और एक ये रिएक्शन फोर्स। इन दिस रिएक्शन फोर्स इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस सेम पॉइंट B। ये भी कॉन्करेंसी की कंडीशन ड्रॉ करता है। सो दीज आर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस जो कि इसी सेम पॉइंट B से पास ऑन कर रही हैं। सो दिस इज W, दिस इज रिएक्शन RA एंड दिस इज माई हॉरिजॉन्टल फोर्स F। तो ये बन जाता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। अब थोड़ी सी हम ज्योमेट्री लगाते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव दिस एंगल, कि किस एंगल के ऊपर ये रिएक्शन R लग रही है, तो वो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स शो दिस सेंटर ऑफ दिस रोलर बाई कैपिटल O। हम इसे O से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को जहाँ पे मैं पहुँच रहा था, इस पॉइंट को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इससे मैंने शायद दिखा रखा है, यस, पॉइंट D से डिनोट कर रखा है। इसे मैं पॉइंट D से दिखा देता हूँ, और एक मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इसको सेंटर से इस रिएक्शन फोर्स को कनेक्ट करती है। लेट्स कंसीडर दिस एंगल इज थीटा। जिस एंगल के ऊपर ये फोर्स जाके लग रहा है, लेट्स कंसीडर दिस एंगल टू बी थीटा। हम थीटा एंगल पे से अप्लाई करते हैं। अब अगर मुझे ये कॉस थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, तो क्या मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक मेरे पास ट्रायंगल बन जा रहा है, अगर आप देख रहे हो OAD, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल से मुझे इस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, तो आपको पता है OA इज़ द रेडियस, OA रेडियस बता रहा है। इस हाइट को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 150 mm, बिकॉज आपने
300 में से 150 को सब्ट्रैक्ट किया था और ये हाइट आपको मिल गई थी ऑलरेडी 150 mm. सो इफ दिस cos theta is to be calculated, we can write it by OD divided by AO, which is again can be written as 150 divided by 300, which because AO was the radius, OA was the radius, 300 mm. So this value will be equal to 1 by 2, and this makes theta to be 60 डिग्री, बिकॉज यू नो कि cos थीटा 1 by 2 होता है 60 डिग्री एंगल के लिए. फाइन. सो आई होप कि सबको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने थीटा कैसे कैलकुलेट किया. फर्दर विल मूव सॉल्विंग दिस क्वेश्चन टू द नेक्स्ट लेवल. अब इस ट्रायंगल से आप देख सकते हैं, और इस बड़े वाले ट्रायंगल से देखिए, इनफैक्ट लेट्स डिनोटेड बाई अनदर कलर. अगर आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो यू कैन सी कि थीटा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल. तो अगर थीटा एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है वो बाकी दोनों एंगल्स के समेशन के इक्वल होती है. तो फ्रॉम हियर वी कैन सी इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, अगर इस ट्रायंगल की बात मैं करूं तो एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू थीटा डिग्री. थीटा डिग्री के बराबर होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बिकॉज OA एंड OB बोथ आर रेडियस. और ये मैंने आपको भी बता दिया कि ये एक्सटीरियर एंगल है, थीटा एक्सटीरियर एंगल है, और सिंस OA एंड OB आर द रेडियस ऑफ दिस रोलर. फर्दर आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई है. एक चीज़ हमें और भी पता है, सिंस OA एंड OB आर द रेडियस ऑफ द रोलर, सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA. बहुत क्लियर है ये बात. अगर यहाँ से पता है तो मैं किसी एक एंगल के टर्म में इस चीज़ को लिख सकता हूँ. और अगर मैं मान लेता हूँ ये वैल्यू x हो, सो दिस इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू थीटा, और विच इज 60 डिग्री हमने कैलकुलेट कर लिया है. सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 2, विच मेक्स इट टू बी 30 डिग्री. तो किसी भी एक एंगल की वैल्यू आपको मिल गई, विच इज एंगल OBA कह लो आप, या फिर आप इसे एंगल OAB कह लें. दोनों की वैल्यू 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगी. अब हम कैलकुलेट अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि ये एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, दिस बोथ एंगल्स आर इक्वल टू 30 डिग्री इटसेल्फ, बिकॉज थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आई थी. और अगर आप बाकी दोनों एंगल्स की बात करेंगे तो उनकी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली है 30 डिग्री के इक्वल. तो इसका मतलब ये पता चलता है जो रिएक्शन R है आपकी, जो आपने रिएक्शन R बना रखी थी, अगर वो पॉइंट B से पास करती है, सो दिस इज योर फोर्स F, और जो आपने रिएक्शन यहाँ पे R डिनोट कर रखी थी, दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल. वो 30 डिग्री वर्टिकल के साथ बनाती है. यस, दिस इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री. सो अगर हम इस एंगल को 30 डिग्री में आ गया, तो अगर मैं समेशन ऑफ V और समेशन ऑफ सारे वर्टिकल फोर्सेस और समेशन ऑफ सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वैल्यूज़ को इक्वेट करूं, तो वहाँ से मुझे R की वैल्यू भी मिल जाएगी, और वहाँ से मुझे F की वैल्यू, वो अमाउंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा जो कि इस कर्व के ऊपर से उस रोलर को पास ऑन करने देगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0. सारे वर्टिकल फोर्सेस को हम 0 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज माई रिएक्शन RA. सो फ्रॉम हियर RA cos 30 डिग्री, जो कि वर्टिकल अपवर्ड की तरफ जा रहा है, जिससे हमें पता है कि साइन कन्वेंशन जो हम फॉलो करते हैं, तो इसे पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव और वर्टिकल डाउनवर्ड को नेगेटिव, वाइल हॉरिजॉन्टली राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं और इसे हम नेगेटिव की तरह कंसीडर करते हैं. सो RA cos 30 डिग्री माइनस एक दूसरा कंपोनेंट जो मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, वो उसका सेल्फ वेट है, विच इज़ 2000 इज इक्वल टू 0. दिस मेक्स RA टू बी 2000 डिवाइडेड बाई cos ऑफ 30 डिग्री. और इसकी वैल्यूज़ को अगर मैं कैलकुलेट करूं, जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है, सो 2309.4 न्यूटन के करीब करीब आती है. सिमिलरली अगर मैं सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वैल्यूज़ को 0 करता हूं, तो व्हाट आई विल गेट, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वैल्यूज़ को मैं करूं तो इसका एक
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, जो कि राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरी तरफ एफ आ रहा है. सो मेकिंग इट टू बी आर ए साइन ऑफ 30 डिग्री which is going towards positive x direction, and making it to be RA sin 30 degree minus f is equal to 0, which gives the value of f is equal to RA sin 30 degree, which is again 2309.4 multiplied by sin 30 degree, which is 1 by 2. So it makes it to be 1154.9.7 न्यूटन. सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस. तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से अगर एक फोर्स F को उसके इस पॉइंट पर B पॉइंट पर लगा करके उसे एक कर्व के अगेंस्ट में अगर रोल ओवर करने की कोशिश की जाए, तो जब आप उसे कोशिश करते हैं रोल ओवर करने की, इन दैट केस आप इस पॉइंट से कांटेक्ट को लूज़ कर देते हैं, जिसे मैंने C से रिप्रेजेंट किया है. इस पॉइंट से आप कांटेक्ट को लूज़ कर देते हैं, एंड इन दैट केस यू विल नॉट हैव एनी रिएक्शन फ्रॉम पॉइंट C. आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलती है पॉइंट C से, और इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को कमेंस करेंगे और आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं. इसी का मैं दूसरा पार्ट भी इसमें गिवन है, उसे भी मैं अभी डिस्कस करूंगा. सो लेट्स कंसीडर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें क्या गिवन है आपको सेकेंड पार्ट में, दैट उस रोलर को जो कि एक कर्व के अगेंस्ट में रखा हुआ है, लेट्स ड्रॉ द रोलर. उस रोलर के जो कि एक कर्व के अगेंस्ट में रखा हुआ है, सेंटर पर लेट्स से कि एक एफ फोर्स लगाया जाता है. अब सेंटर पे एफ फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है कि वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो आपको वो एंगल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप किस एंगल के ऊपर इसे अप्लाई करते हो. वहाँ पर तो आपको ये हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू गिवन थी फर्स्ट केस में, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं गिवन. तो लेट्स ड्रॉ दिस बाई कि एक एंगल के ऊपर ये फोर्स लगा हुआ है. मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ इसे. इस एक एंगल के ऊपर ये फोर्स लगा हुआ है. लेट्स ड्रॉ. ठीक है, मान लेते हैं कि वो एक एंगल के ऊपर ये फोर्स लगा हुआ है. अब आपको एक चीज़ और रिप्रेजेंट करनी है. आपको पता है बाकी वैल्यूज़ तो आपको बिल्कुल सिमिलर पता है कि एक कर्व के अगेंस्ट में ये लगा हुआ है जिसकी हाइट 150 mm, वो सारी चीज़ें आपको पता है. आपने एफ फोर्स यहाँ पे लगा दिया, देन नॉमेनक्लेचर कर देते हैं. इसे मैंने पॉइंट A मान रखा था, इसे O मान रखा था. ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है. अब इसका एक बार मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करूँगा. आपको ये पता है कि ये W है, तो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सेम. फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप लोगों को पता है कि हम सारे ही सपोर्ट्स को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. सो लेट्स डिनोट कि ये पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट हो गया. इस पॉइंट की मैं बात करूँ, इसे मैंने सेंटर पॉइंट कंसीडर कर रखा है. ये उसकी सेल्फ वेट की डायरेक्शन है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है. इस पॉइंट ए से एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि अब आप किसी एंड पर फोर्स नहीं लगा रहे हो, इसलिए यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा और वो उसके सेंटर से पास करेगा. सो लेट्स कंसीडर दिस रिएक्शन फोर्स टू बी आर ए. हम इसे आर ए कंसीडर करते हैं. इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक बार ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमें एंगल भी लिखना होगा, इसलिए मैं लाइन ऑफ एक्शन को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. सिमिलरली एक तीसरा फोर्स आपको पता है जो कि एफ फोर्स है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ से लगेगा. लेट्स ड्रॉ दिस बाय दिस लाइन. रेड कलर की लाइन से मैंने एफ फोर्स को ड्रॉ कर दिया जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पे लगेगा. मैं इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर मैं एंगल बनाऊँ तो आपको उस क्लियरली विजिबल हो. अब जैसा कि मैंने प्रीवियस केस में कैलकुलेट किया था और कैलकुलेट करके आपको दिखाया था, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर सारे फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन से पास कर, एक ही सिंगल पॉइंट से पास करना है जो कि उसका सेंटर पॉइंट है. प्रीवियस केस में वो उसकी सर्कमफरेंस का पॉइंट था जहाँ से पॉइंट F एप्लीकेबल था. तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको एंगल कैलकुलेट करके दिखाया था, एंड दिस एंगल वॉज कैलकुलेटेड एज 60 डिग्री. ये वो एंगल है जो कि हमने 60 डिग्री कैलकुलेट किया था. इसी से ये रिएक्शन आर ए पास ऑन कर रही है. अगर मैं देखूँ तो आर ए रिएक्शन यहाँ से पास ऑन कर रही है. तो ये तीन फोर्सेस हमारे पास बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं कि वन इज़ फोर्स F विच इज़ अप्लाइड एट एन एंगल. लेट्स से कि मैं मान लेता हूँ ये एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा एंगल के ऊपर अप्लाई किया गया. एक दूसरा एक रिएक्शन फोर्स है जो कि इफ़ दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 60 डिग्री, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 60 डिग्री फ्रॉम मैथमेटिक्स. और एक इसका सेल्फ वेट है W जो कि एक्ट कर रहा है. अब इस F की वैल्यू को, वो मिनिमम फोर्स F की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करने के लिए
सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे बैलेंस करना होगा, इज इक्वल टू 0 करना होगा। सो अगर मैं इस डायग्राम से देखूँ सबसे पहले, अगर ये एंगल 60 डिग्री था तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब चूंकि ये वर्टिकल के साथ बन रहा है तो इसका कॉस कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, जबकि इसका साइन कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। आपने भी किताबों में पढ़ा होगा और मैंने भी ऑलरेडी बता रखा है कि आप कभी भी कॉस कंपोनेंट को उस डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन के साथ आपका एंगल बन रहा है। तो अगर आप देखें तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन के साथ इसका एंगल बन रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, जबकि साइन कंपोनेंट उससे 90 डिग्री की डायरेक्शन में होगा। तो यू कैन क्लियरली सी दिस वन विल बी आर ए साइन 60 while दिस वन विल बी आर ए कॉस 60 डिग्री। तो अगर मैं समेशन ऑफ एफ एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को 0 करता हूँ तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ साइन कन्वेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव लूँगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में निगेटिव, पॉजिटिव वाई में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव लूँगा। तो अगर मैं सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा एफ ऑफ कॉस अल्फ़ा, जो कि इसका ये कंपोनेंट होगा, एफ ऑफ कॉस अल्फ़ा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मैं माइनस साइन लगा देता हूँ बिकॉज आप बोलेंगे कि सर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में गया, अगेन इक्वल टू 0 ही करना है, इसलिए बैलेंस भी कर सकता हूँ, मैं इक्वेट भी कर सकता हूँ, बट फिर भी लिख के दिखाता हूँ, प्लस आर ए साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर अगर मैं देखूँ तो आई कैन हैव दिस इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 से मुझे मिल जाएगा आर ए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फ़ा। ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 मुझे क्या देता है, दैट आर ए कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू आर ए कॉस 60 डिग्री प्लस होगा, इक्वेट नहीं होगा, प्लस एफ ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये बनता है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके, इन दोनों को यूज़ करके हम वो मिनिमम फोर्स F की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जो कि उस रोलर को उस कर्व के ऊपर से रोल ओवर करने के लिए नेसेसरी है। अब इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए मैं इक्वेशन नंबर 2 को कुछ ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, दैट आर ए की जगह पर मैं लिखूँगा, आर ए की जगह पर मैं लिख दूँगा, आर ए की जगह पर मैं लिख दूँगा, जस्ट अ सेकेंड, आर ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एफ कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन 60, एफ कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 डिग्री, मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैं वो लिख दूंगा इस आर ए की जगह पे, विच इज़ एफ ऑफ कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस एफ ऑफ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये मिल गया मुझे। अगर मैं f कॉमन ले लूँ, f अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ डिनोमिनेटर को, तो मैं उस तरफ ले जाके इक्वेट करके, नहीं ये 0 नहीं हुआ, ये 0 नहीं है, सॉरी, दिस इज़ w, एक्चुअली दिस इज़ w। सो दिस विल बी, f को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, f कॉमन लेने के बाद हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस कॉस 60 डिवाइडेड बाई साइन 60 को मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 60 डिग्री, और कॉस अल्फ़ा अपने पास ऑलरेडी है विच विल बी इक्वल टू w, और साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉट 60 डिग्री कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू w बाई एफ। अब अगर इस क्वांटिटी को मुझे मैक्सिमाइज करना है, सो फॉर दैट टू मैक्सिमाइज, अगर मुझे इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे f को मिनिमाइज करना होगा। एंड मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से अगर मुझे इस टर्म को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे f की वैल्यू को, उस फोर्स की वैल्यू को मिनिमाइज करना होगा, और मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से मुझे इसे मिनिमाइज करने के लिए d बाई डी अल्फ़ा, जो कि एंगल है ये अल्फ़ा, d बाई डी अल्फ़ा ऑफ w बाई एफ हैज़ टू बी इक्वल टू 0। मुझे इसको 0 के इक्वल करना होगा बिकॉज आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ w बाई एफ टू बी मैक्सिमाइज। इसके लिए मुझे f को मिनिमाइज करना है, और अगर मैं इस टर्म को करूं और डिफ्रेंशिएट करूं तो व्हाट आई हैव, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस
कॉट 60 डिग्री एंड कॉस अल्फा का अगर डिफरेंशिएशन देखूं दैट विल बी साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर आई विल हैव cos of alpha is equal to cot 60 degree sine of alpha और cot alpha, because आप cos alpha divided by sin alpha करोगे you will have cot alpha is equal to cot 60 degree which is alpha is equal to 60 डिग्री. तो आपको यहाँ से एंगल जो कि अल्फ़ा है उसकी वैल्यू मिल जाती है 60 डिग्री. 60 डिग्री के ही एंगल पर आपका वो फोर्स F लगा हुआ है जिससे आप उस रोलर को पुल ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड हेंस F to be least the angle of pull, जिस एंगल पर आप उससे पुल करेंगे रोलर को, यस, द एंगल ऑफ पुल ऑफ रोलर वुड बी इक्वल टू कितनी डिग्री पाएगा अगर आप इस डायग्राम से देखें तो आपको मिल जाएगा दिस एंगल टू बी 60 डिग्री. तो अगर ये 60 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री बनता है, दिस वन कंप्लीटली 90 डिग्री. सो दिस एंगल इज अगेन 60 डिग्री. अगर दोबारा से एंगल बनता है इट मीन्स आपकी जो फोर्स F है वो राइट एंगल पे होगा रिएक्शन R से. रिएक्शन R यहाँ जा रही थी, अगर आप देखें ये रिएक्शन आ रही थी और यहाँ फोर्स F था. सो फोर्स F हैज़ टू बी एट एन एंगल ऑफ राइट एंगल टू द रिएक्शन RA. आपको वहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगा, इसलिए F मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 2000 न्यूटन जो कि उसका सेल्फ वेट था, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री. अगर आप इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इफ़ यू मल्टीप्लाई इट बाई साइन ऑफ 60 डिग्री अगर करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आप यहाँ पे भी साइन ऑफ 60 डिग्री कर देते हैं, तो बाई सॉल्विंग यू विल हैव 2000 साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 60 से अगेन साइन 60 मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट 60 का मतलब होता है कॉट 60 इज इक्वल टू कॉस 60 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60. अगर आप साइन 60 से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे साइन 60 विल बी कैंसल्ड एंड दिस विल बी अगेन द स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री विच इज मेकिंग इट टू बी 2000 इंटू साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 से यू विल हैव सॉल्व करेंगे 1732 न्यूटन आ जाएगी. सो वो रिक्वायर्ड पुल जो कि अगर सेंटर से पास करता है किसी एक रोलर के और कर्व को उसके ऊपर से पास ऑन करेगा तो उसकी वैल्यू आ रही है 1732 न्यूटन. अगर उसका सेल्फ वेट गिवन हो तो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा या आपको ये लेक्चर समझ में आएगा. दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट मीन्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन विच इज़ यूजुअली आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और बाकी गेट वगैरह के एग्जाम में भी पूछता है, प्लस आपके AKT उत्तर प्रदेश के भी सिलेबस में इस टॉपिक का एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है. सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.